Hello students, welcome again. This is our supply chain management. Now we start with the chapter 13, that is chapter recent developments in supply chain management, जिसे हम कहते हैं आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में वर्तमान प्रवृत्तियां। कंपनीज मार्केट शेयर लेने के लिए और कंपटीशन में सरवाइव करने के लिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट का सपोर्ट लेती हैं। इसीलिए इस सेक्टर में अवेयरनेस और एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया है। ग्लोबल लेवल पर काम करने के लिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट के कई इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को जानना जरूरी है। Establishing global facilities to serve consumer across the global and also serving domestic customers of large markets are the part of global supply chain management. सप्लाई चेन को ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है। न्यू टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स, एक्सटर्नल प्रोसेसेस एंड इंटरनल डेवलपमेंट कंपनीज को उनका पुनर्मूल्यांकन करने के लिए एनकरेज कर रहे हैं। अभी हाल ही के वर्षों में कुछ ऐसे ट्रेंड्स आए हैं जिसके कारण कंपनी की सप्लाई चेन पर प्रभाव पड़ता है। तो ये प्रभाव अभी जानते हैं कौन से हैं। तो रिसेंट ट्रेंड्स हैविंग इम्पैक्ट ऑन सप्लाई चेन कौन से हैं? सबसे पहला है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में इन दिस वी इंक्लूड रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन्स एक्सेट्रा। न्यू टेक्नोलॉजी से वेयर हाउसिंग और ट्रांसपोर्टेशन के नेटवर्क को इनोवेटिव और यूजफुल बनाया जा सकता है। सेकेंड है फोकस ऑन सप्लाई चेन विजिबिलिटी। इट मीन्स इंटरनेट, डाटा हैंडलिंग, डाटा रिलायबिलिटी से फर्म की एबिलिटी इम्प्रूव होगी, जिससे फर्म सही समय पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके। सप्लाई चेन में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए आवश्यकता से अधिक इंफॉर्मेशन रिसीव की जा सकती हैं। नेक्स्ट है शेयरिंग इकोनॉमी। ऑन डिमांड लॉजिस्टिक्स और ऑन डिमांड वेयर हाउसिंग से कंपनी अपनी कार्य विधियों में अधिक फ्लेक्सिबल हो सकती है। लोअर कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड हायर एडेप्टेबिलिटी उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए अट्रैक्टिव हो सकती हैं जो अभी डेवलपिंग स्टेज पर हैं। नेक्स्ट फोर्थ है इवॉल्विंग कस्टमर चैनल। आजकल कंपनीज डायरेक्ट टू कस्टमर सेल्स अप्रोच पर काम कर रही हैं, जिससे डिफरेंट कैपेबिलिटी की सप्लाई चेन्स रिक्वायर्ड है। आज ग्लोबलाइजेशन के दौर में सप्लाई चेन पहले से ही बहुत डिफरेंट हो गई हैं। आज के टाइम में लगातार टेक्नोलॉजी में इनोवेशंस और इन्वेंशंस हो रही हैं, जिस कारण काम करना अधिक आसान हो गया है। प्रत्येक कंपनी के लिए ज़रूरी है कि वह प्रचलित इन्वेंशंस और इनोवेशंस की नॉलेज को रखे और कंपनीज और कंपटीशन में सरवाइव कर सके। इन टुडेज सिनेरियो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अट्रैक्ट कस्टमर्स, रिवेन्यू जनरेशन और कस्टमर सेटिस्फैक्शन। इसको इम्प्रूव करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। बट सप्लाई चेन में इम्प्रूवमेंट करके हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं। ऑटोमेशन, एडिटिव प्रिंटिंग, फ्लेक्सिबल रोबोटिक्स से लेबर कॉस्ट को रिमूव किया जा सकता है। सप्लाई चेन में से लेबर कॉस्ट रिमूव करके हम प्रोडक्शन को लेस एक्सपेंसिव और लेस रिस्की बना सकते हैं। यहाँ पर अभी 6 ऐसे ट्रेंड्स हैं, 6 की ट्रेंड्स हैं causing significant impact and change to supply chain design and performance। तो सबसे पहला जो अगर हम की 6 ट्रेंड्स में बात करें तो फर्स्ट इज प्लानिंग फॉर डिमांड। एडवांस टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने से कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है, जिसके कारण कंपनी अपने प्रोडक्ट की डिमांड को पर फोकस कर सकती है और डिमांड को इंक्रीज करने के लिए एफर्ट्स कर सकती है। विद दिस डिमांड अप्रोच अ कंपनी कैन हैव कस्टमर ओरिएंटेड अप्रोच एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। सेल्स को इंक्रीज करने के लिए और एफिशिएंट ऑपरेशंस प्लानिंग के लिए डिमांड प्लानिंग एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जो भी कंपनीज डिमांड प्लानिंग में टाइम और एफर्ट इन्वेस्ट करती हैं वो डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त करती हैं। सेकंड आता है ग्लोबलाइजेशन। आज इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन के कारण बिजनेस ग्लोबल लेवल पर किया जा रहा है। ग्लोबल लेवल पर बिजनेस होने के कारण बिजनेस अब डोमेस्टिक लिमिट्स को क्रॉस कर चुके हैं और इससे सप्लाई चेन्स भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई हैं। सही डिज़ाइन की सप्लाई चेन बहुत ही क्रिटिकल है और ग्लोबलाइजेशन के कारण राइट डिज़ाइन ऑफ सप्लाई चेन भी ज़रूरी है। कंपनी में स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेने के लिए सही सप्लाई चेन्स को बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
थर्ड आता है प्राइस फैक्टर्स इन कॉम्पिटिटिव मार्केट्स। आज के कॉम्पिटिशन एरा में प्रोडक्ट को डिफरेंट दिखाना एक बहुत ही कठिन कार्य है। कंपनी को स्वयं को बेटर और डिफरेंट दिखाने के लिए नए तरीकों की आवश्यकता है। प्रोडक्ट इनोवेशन और ब्रांड से भी कंपनीज compete नहीं कर पा रही हैं। प्रॉफिट अर्न करने के लिए, कंपटीशन फेस करने के लिए और कंपनीज सप्लाई चेन में चेंज करके कॉस्ट को रिड्यूस करने की कोशिश कर रही हैं। कंपनीज एक डिफरेंट वैल्यू चेन बनाकर कंपटीशन में सरवाइव करने की कोशिश कर रही हैं। कंपनीज एक ऐसे मेथड्स को सर्च आउट कर रही हैं जिसमें कस्टमर्स को अधिक वैल्यू एडेड सर्विस दी जा सके। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स ऑपरेशन, ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, इम्प्रूव प्रोडक्ट लाइफ साइकिल और इम्प्रूव स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग और प्रोक्योरमेंट से कॉस्ट इंप्रूवमेंट्स की जा रही हैं। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के लिए कई मेथड्स अडॉप्ट किए जा रहे हैं, जैसे वेंडर मैनेजमेंट इन्वेंट्री, जिसे हम VMI कहते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? RFI इन शॉर्ट जिसे कहा जाता है। इट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स टू ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई एंड ट्रैक टैग्स अटैच टू द ऑब्जेक्ट्स। फिर आता है लेबलिंग, ड्रॉप शिपिंग एंड कोलैबोरेशन। उसके बाद आता है आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग बिजनेस की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कंपनी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए या अपने द्वारा बनाए गए सामान या अपने कार्यों को करने के लिए एक आउटसाइड पार्टी को रखा जाता है। यह कॉस्ट रिड्यूस करने का एक बहुत ही आसान सा तरीका है। एक आउटसोर्स सप्लाई चेन एनवायरनमेंट में इंफॉर्मेशन को रिसीव करना, कंट्रोल करना और इंफॉर्मेशन से बेस्ट आउटपुट लेना अब एक हाई प्रायोरिटी मीन्स यानी कि उच्च प्राथमिकता हो गया है। एक ऑप्टिमम आउटसोर्स सप्लाई चेन में कुछ फैक्टर्स का होना जरूरी है। वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं? पहला है सुपीरियर सप्लाई चेन नेटवर्क, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स टू कन्वर्ट एंड कोऑर्डिनेट द सप्लाई चेन। Next is the two strong control mechanism to monitor the supply chain and involvement to outsource partner in the information chain. Then next आता है product life cycle. आज की कंपटीशन में प्रेजेंट गुड्स की सेल्स को बढ़ाने के लिए, कैनबलाइजेशन को रिड्यूस करने के लिए इनोवेशन बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि यह कैनबलाइजेशन क्या होता है। कैनबलाइजेशन एक प्रोसेस है जब कंपनी न्यू प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करती है तो उसके कारण ऑलरेडी अगर उसका मार्केट में कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, कोई प्रोडक्ट अवेलेबल होता है तो उसकी सेल्स रिड्यूस हो जाती है, जिससे कंपनी की सेल्स का लॉस होता है। पुराने प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाएगी इसके कारण। तो हम कह सकते हैं कि न्यू प्रोडक्ट पुराने प्रोडक्ट की डिमांड को खा जाता है, जिससे कंपनी की टोटल सेल्स में ग्रोथ नहीं होती और मार्केट शेयर भी इंक्रीज नहीं होता। इसीलिए कस्टमर की नीड्स को पूरा करने के लिए न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस ना करके बल्कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पर ध्यान देना चाहिए। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट टूल्स एंड प्रोसेसेस हैव हेल्प्ड कस्टमर गुड्स companies with their efforts to drive demands through the packaging, labeling, innovation and design. इसमें 6 की ट्रेंड्स में जो लास्ट ट्रेंड है दैट इज द कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें 2 और मोर पीपल इकट्ठे होकर काम करते हैं जिसमें वो अपने गोल को अचीव कर सकें। Companies that work collaboratively often assess greater resources, recognition and rewards when facing competition for limited resources. जैसे जैसे सप्लाई चेन डेवलप और मेच्योर होती जाती हैं वैसे वैसे कस्टमर और सप्लायर्स के बीच भी संबंध जो है वो गहरा होता चला जाता है। कोलैबोरेशन में ऑब्जेक्टिव वैल्यू चेन की विजिबिलिटी का इंक्रीज करना, बेटर मैनेजमेंट डिसीजंस लेना और वैल्यू चेन कॉस्ट में डिक्रीज करना है। सही कोऑर्डिनेशन स्टोर लेवल प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। गार्टनर VP एनालिस्ट ने कहा है कि जैसे कंपनीज में डिजिटलाइजेशन में अधिक लेवल्स का बेनिफिट लेने के लिए नई इनोवेटिव टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए प्रेजेंट सप्लाई चेन को डिसरप्ट कर सकती हैं। तो गार्टनर ने भी सप्लाई चेन के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ों को मेंशन किया है। गार्टनर फाउंडेड इन 1979 a leading company which works in research and giving advice to other companies on the basis of their research.
Gartner is an information technology research and consultancy company. Gartner has identified and supply chain technology trends, but अभी भी इन टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स की जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो क्वेश्चनेबल है, क्योंकि अभी तक ये बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजीज ट्रेंड्स हैं जो कि अभी बहुत सारी कंपनीज ने इनको अडॉप्ट नहीं किया है, इनको एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन फिर भी ये कमिंग टाइम में ये टेक्नोलॉजीज बहुत यूज़ होंगी और आज भी काफ़ी यूज़ की जा रही हैं। तो सबसे पहले हम टेक्नोलॉजी की अगर बात करते हैं, टेक्नोलॉजी ट्रेंड की, तो उसमें आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इन शॉर्ट इसे हम एआई भी कहते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की को अगर हम हिंदी में कहें तो ये होता है कृत्रिम बुद्धि। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें मशीन्स, स्पेशली कंप्यूटर सिस्टम में ह्यूमन इंटेलिजेंस के प्रोसेस को यूज़ किया गया है। ये प्रोसेस है जैसे लर्निंग, रीजनिंग एंड सेल्फ करेक्शन। देखिए जो रीजनिंग की पावर है, जो लर्निंग की पावर है या सेल्फ करेक्शन की पावर है, वो ह्यूमन बींग्स में होती है, लेकिन जो ह्यूमन बींग्स का इतना लॉजिकल माइंड होता है, ये सारी ह्यूमन की पावर्स है, वो हमने मशीन्स में भी लाने की कोशिश की है। और जब हम वो मशीन्स में लाने की कोशिश करते हैं उसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि वो इंटेलिजेंस ह्यूमन बींग्स के द्वारा ही लाया गया है, वो नेचुरल नहीं है, इसीलिए वो नेचुरल ना होकर क्या होता है, आर्टिफिशियल। Artificial applications include expert systems, speech recognition, and machine vision. Artificial intelligence helps in supply chain as कहाँ कहाँ हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्प करता है सप्लाई चेन में। फर्स्ट है ऑपरेशनल प्रोक्योरमेंट, ऑटोमेशन और ऑगमेंटेशन से प्रोक्योरमेंट फंक्शन करना, जैसे talk to suppliers during the ordinary conversations, set and send actions to suppliers regarding the governance and the compliance material, and place purchasing request। तो ये सारे काम मशीनों के द्वारा ही किए जाते हैं, तो इसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम ऑपरेशनल जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी कर सकते हैं। सेकंड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ही आता है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग अप्लाइड इन द सप्लाई चेन प्लानिंग टू फोरकास्ट द इन्वेंट्री, डिमांड एंड सप्लाई। मशीन लर्निंग से वेयर हाउस मैनेजमेंट एफिशिएंटली परफॉर्म की जा सकती है, क्योंकि वेयर हाउस के अंदर जैसे गुड्स को रखा है, इन्वेंट्री को रखा है, तो उन सब के बारे में उनको चेक करना ये हम मशीन्स के थ्रू कर सकते हैं। फिर इसी में ही आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ऑटोनॉमस व्हीकल्स। ऑटोनॉमस व्हीकल्स ऐसे स्ट्रैटेजिक टूल्स हैं जो ऑटोमेटिव इंडस्ट्री के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। ऑटोनॉमस व्हीकल्स अपने आप ही खुद को चलाते हैं, इनमें कैमरा लगा होता है, सेंसर्स होते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम फिटेड होता है जो व्हीकल को देखने, सुनने और ह्यूमन बींग्स की तरह डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, ट्रांसपोर्टेशन में, जब सप्लाई चेन मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन, तो ट्रांसपोर्टेशन में ये ऑटोनॉमस व्हीकल्स जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट आता है जो गार्टनर ने सप्लाई चेन टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स को बताया, उसमें नेक्स्ट आता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स को हम IoT भी कहते हैं इन शॉर्ट। तो ये उन फिजिकल डिवाइसेस का कलेक्शन है जो मॉनिटर करते हैं, रिपोर्ट करते हैं और डाटा एक्सचेंज भी कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट की स्टोरेज कंडीशन को मॉनिटर कर सकते हैं, जिससे सप्लाई चेन में क्वालिटी मैनेजमेंट को एनहांस कर सकते हैं। IoT is useful in the following manners। जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है वो कहाँ कहाँ पर यूजफुल है? फर्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग, सेकंड है असेंबली लाइंस। असेंबली लाइंस में आता है RFIDs। RFIDs को हम कहते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? इट इज़ अ वायरलेस सिस्टम comprised of two components, tags and readers। The reader is a device that has one or more antennas that emit radio waves and receive signals back from the RFID tag। और नेक्स्ट इसी में आता है लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स में आता है RFIDs, लोकेशन सेंसर्स एंड टेम्परेचर सेंसर्स। नेक्स्ट थर्ड आता है गार्टनर के सप्लाई चेन टेक्नोलॉजी ट्रेंड में एडवांस एनालिटिक्स। एडवांस एनालिटिक्स एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मैथमेटिकल अप्रोचेस को डाटा इंटरप्रेट किया जाता है। यह इंडस्ट्रीज में फ्यूचर इवेंट्स को प्रिडिक्ट करने के लिए यूज करते हैं।
Advanced analytics enable companies to take advantage of future opportunities and mitigate future adverse events. Predictive analytics, data mining, big data analytics, and machine learning are just some of the tools in the advanced analytics. Supply chain में advanced analytics की help से process जो है दैट इज मोर एक्यूरेट और मोर रिलायबल होता है। यह डिसीजन मेकिंग में भी बहुत ही हेल्प करता है। एडवांस एनालिटिक्स सप्लाई चेन मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? आइडेंटिफाई द मोस्ट एफिशिएंट शिपिंग कैरियर थ्रू द एडवांस्ड एनालिटिक्स की शिपिंग की कौन सा सबसे ज़्यादा एफिशिएंट शिपिंग कैरियर है हमारी सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, उसको ये आइडेंटिफाई करता है। इम्प्रूव फोरकास्टिंग एंड इन्वेंट्री प्लानिंग के लिए और फोरकास्ट को इम्प्रूव करने के लिए भी हम एडवांस एनालिटिक्स की का प्रयोग करते हैं। अंडरस्टैंड द क्लाइंट्स बेटर एंड हाउ दे रिलेट विद द कंपनी, अपने क्लाइंट्स को अच्छी तरह से समझना और वो कैसे कंपनी से संबंधित हैं, उन सब के लिए भी एडवांस एनालिटिक्स का यूज़ किया जाता है। एंड बेटर इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड डिलीवर प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन एक्चुअल डिमांड। तो ये है एडवांस एनालिटिक्स। इसके बाद जो नेक्स्ट टेक्नोलॉजी ट्रेंड है वो है ब्लॉकचेन। ऑटोमेशन, ट्रेसेबिलिटी और सिक्योरिटी जैसे ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए ब्लॉकचेन एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ब्लॉकचेन का मीनिंग है चेन ऑफ ब्लॉक्स, मीनिंग डिजिटल इंफॉर्मेशन। डिजिटल इंफॉर्मेशन को कहा जाता है ब्लॉक को पब्लिक डेटाबेस में स्टोर करना। और पब्लिक डेटाबेस क्या है? चेन। तो डिजिटल इंफॉर्मेशन है ब्लॉक और पब्लिक डेटाबेस है चेन। तो डिजिटल इंफॉर्मेशन को पब्लिक डेटाबेस में स्टोर करना, इसे हम कहते हैं ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन्स में ब्लॉक इंफॉर्मेशन को डिजिटल पीसीज होते हैं और इनमें इंफॉर्मेशन होती है। जैसे इंफॉर्मेशन कैसी होती है? इंफॉर्मेशन अबाउट टाइम, डेट एंड अमाउंट, इंफॉर्मेशन अबाउट who is the partner and who are participating in the transaction. Block store information that distinguish them from the other blocks, और ब्लॉक्स के अंदर वो इंफॉर्मेशन भी होती है जो कि उसे दूसरे ब्लॉक से अलग करती है। ये सप्लाई चेन में ऑटोमोटिव सप्लायर पेमेंट्स में भी हेल्प करते हैं। यह फंड्स को वर्ल्ड में कहीं भी बिना बैंकिंग ट्रांजैक्शन के ट्रांसफर कर सकते हैं। बट ब्लॉकचेन्स अभी भी एक एमर्जिंग फील्ड है, मतलब अभी बहुत ज़्यादा ये डेवलप नहीं हुआ है, इसमें अभी बहुत ज़्यादा ग्रोथ की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। यह भी एक एमर्जिंग बिजनेस प्रोसेस है जिसमें ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी रोबोट्स या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड है। यह ऑर्गेनाइजेशन को ऑटोमेटिक काम करने के लिए एनकरेज करता है। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन आईटी आर्किटेक्चर से इंटीग्रेट करता है। तो रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन का मुख्य कार्य यह है कि एक क्लर्क की तरह बोरिंग काम को, जैसे एक क्लर्क एक काम बोरिंग काम को एक जैसे ही लगातार करता रहता है, उसको हटाने का काम करता है। क्योंकि एक क्लर्क एक पर्सन है, वो एक ही काम को बार बार करेगा, लगातार करेगा, तो वो उसके लिए काफ़ी बोरिंग हो जाता है। लेकिन अगर वहाँ पे हम रोबोट्स को लगा दें या रोबोटिक टेक्नोलॉजी लगा दें, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन लगा दें, तो वहाँ पर इस चीज़ को हम हटा सकते हैं। रोबोटिक ऑटोमेशन में वर्चुअल वर्कर्स लगाए जाते हैं। वर्चुअल वर्कर्स का मतलब होता है ऐसे वर्कर्स जो कि रियल नहीं है, उनको काम पर लगाया जाता है, जो 24/7 मतलब कि पूरे जो है 24 आवर्स और 7 डेज इन अ वीक बिना थके एफिशिएंटली काम करते हैं। रोबोट्स की जो प्रोडक्टिविटी है वो 100% होती है। जैसे ह्यूमन की प्रोडक्टिविटी जहाँ पर 60% है, रोबोट्स की प्रोडक्टिविटी वहाँ पर 100% है। और ह्यूमंस की प्रोडक्टिविटी अगर 60 भी है तो उसमें एरर हो सकता है, लेकिन रोबोट्स की 100% प्रोडक्टिविटी विदाउट एरर होती है। रोबोट्स मल्टीटास्किंग होते हैं और वो डिफरेंट जॉब्स को एक टाइम पर एफिशिएंटली और इफेक्टिवली हैंडल कर सकते हैं। सप्लाई चेन में रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन
का यूज़ करके ऑर्गेनाइजेशंस अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करती हैं। स्टाफ कॉस्ट को कम किया जा सकता है क्योंकि स्टाफ रखने की ज़रूरत नहीं है, उनकी जगह पर अब रोबोट्स काम कर रहे हैं। रोबोट्स की प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा है, उसमें एरर्स कम है, वो मल्टीटास्किंग का काम कर रहे हैं। तो जब मल्टीटास्किंग काम कर रहे हैं तो ये भी हो सकता है कि 3 लोगों का 4 लोगों का काम अगर एक ही रोबोट कर रहा है तो कम स्टाफ को लगाया जा सकता है। तो जब स्टाफ को कम लगाया जाएगा तो कंपनी अपनी कॉस्ट को इस तरीके से रिड्यूस कर सकती है। स्टाफ कॉस्ट को कम करके और स्टाफ को मोर वैल्यू एडेड एक्टिविटीज में शिफ्ट कर दिया जाता है। सप्लाई चेन में इसके द्वारा हाई क्वालिटी वर्क अचीव किया जाता है जब रोबोट्स काम करते हैं और जब वो विदाउट एरर और 100% प्रोडक्टिविटी से काम कर रहे हैं, 24/7 काम कर रहे हैं, एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो वर्क क्वालिटी है वो बहुत ही हाई हो जाती है और यहाँ पर हम ह्यूमन एरर्स को एलिमिनेट कर सकते हैं। इसके बाद आता है सप्लाई चेन टेक्नोलॉजी ट्रेंड में ऑटोनॉमस थिंग्स। ऑटोनॉमस थिंग्स का अर्थ है जो ऑटोमेटिक काम करती हैं, जिसमें ह्यूमन गाइडेंस और उसकी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। ऑटोनॉमस थिंग्स हैं जैसे अपने आप चलने वाले व्हीकल्स, ड्रोन आपने देखा होगा जो जैसे ऊपर कैमरा घूमता रहता है और वो नीचे की फोटोज लेते रहते हैं, तो उसे हम ड्रोन कहते हैं। तो ड्रोन्स एक्सेट्रा ऑटोनॉमस थिंग्स में आते हैं जैसे ह्यूमन होम रोबोट्स। होम में रोबोट्स रख सकते हैं, जैसे अब मेड रखने की ज़रूरत नहीं है। घर में छोटे बच्चे हैं या बुज़ुर्ग हैं, ओल्ड एज है पीपल है, तो उनकी देखभाल करने के लिए, उनको लुक आफ्टर करने के लिए होम रोबोट्स है। होम रोबोट्स को सब कुछ बता दिया जाता है कि कैसे बच्चे को रखना है, कैसे संभालना है, कैसे उनके जो है कपड़ों को बदलना है, किस टाइम पर उनको खाना देना है और बुज़ुर्गों को किस टाइम पर दवाई देनी है, अगर उन्हें किसी खास तरीके की एक्सरसाइज या फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है तो ये सब चीज़ें भी हम रोबोट्स के द्वारा प्रोवाइड कर सकते हैं। मिलिट्री रोबोट्स भी होते हैं। मिलिट्री रोबोट्स एयर, लैंड और सी में हो सकते हैं। सो ऑटोनॉमस थिंग्स रियल वर्ल्ड में चलने वाली फिजिकल डिवाइसेस हैं। ऑटोनॉमस थिंग्स को हम दे सकते हैं कि ऐसे फिजिकल डिवाइसेस हैं जो रियल वर्ल्ड में चलते हैं। सप्लाई चेन में ह्यूमन वर्क फोर्स का एक ऑल्टरनेट है। तो ऑटोनॉमस थिंग्स को हम कह सकते हैं कि सप्लाई चेन में ये जितने भी ह्यूमन बींग्स काम कर सकते हैं, काम करते हैं, उनका ये ऑल्टरनेट है। उनकी जगह हम ऑटोनॉमस थिंग्स को लगा सकते हैं। नेक्स्ट है डिजिटल सप्लाई चेन ट्विन। डिजिटल ट्विन का मीनिंग है फिजिकल एसेट्स और प्रोसेस का कंप्यूटराइज्ड वर्जन करना। डिजिटल ट्विन में सेंसर्स होते हैं जो डाटा कलेक्ट करते हैं और एसेट में फीड करते हैं। यह मशीनरी का वाइब्रेशन, हीट, प्रेशर और बाकी सब रिलेटेड चीज़ों के डाटा को प्रभावित करता है। यह डाटा मशीनरी फेलियर को प्रिडिक्ट करता है और प्रिवेंटिव मेजर्स लेने का टाइम देता है। सप्लाई चेन में मशीनरी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि अगर मशीनरी ब्रेक डाउन होता है तो प्रोडक्शन लॉस होता है जिससे कस्टमर सर्विस फेलियर हो जाता है। तो डिजिटल ट्विन से हम मशीनरी ब्रेक डाउन को प्रिडिक्ट करके मेंटेन कर सकते हैं और प्रोडक्शन लॉस को बचा सकते हैं। नेक्स्ट आता है इमर्सिव एक्सपीरियंस। इमर्सिव एक्सपीरियंस एक ऐसा कृत्रिम या इल्यूजनरी एनवायरनमेंट है जो आपको फील कराता है कि आप रियल में उस एनवायरनमेंट के अंदर हैं या उसका पार्ट है, जिसे हम वर्चुअल रियलिटी या वीआर भी कहते हैं। आपने आजकल देखा होगा मॉल्स के अंदर वो वीआर का एक कॉर्नर होता है जहाँ पर जाकर बच्चे उस वीआर के एक टूल है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको आईज पे लगा लेते हैं और कुछ कैमरा में या फिर सामने स्क्रीन में या फोन के अंदर वो कुछ ऐसी पिक्चर्स चलाई जाती हैं जिससे कि देखने से ये लगता है कि हम रियल में वहीं पर है। एक्चुअल में हम वहां पे नहीं होते, लेकिन हमारा एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट किया जाता है एनवायरनमेंट का जिससे ये फील होता है कि हम उसी का एक हिस्सा है, जिसे हम वर्चुअल रियलिटी कहते हैं। वर्चुअल रियलिटी क्या होता है कि जो ऐसी चीजें जो एक्चुअल में नहीं है बट हमें ऐसा लगता है कि वो हम उस ऐसी जगह पर हैं। तो इट मीन्स, तो ये भी एक नई टेक्नोलॉजी है। सप्लाई चेन में इस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। तो इट मीन्स फिजिकली प्रेजेंट इन ए नॉन फिजिकल वर्ल्ड। तो वर्चुअल रियलिटी क्या होता है कि हम
ऐसे नॉन फिजिकल वर्ल्ड में फिजिकली प्रेजेंट होते हैं, मतलब वर्ल्ड ऐसा नहीं है, बस वो हमें फील हो रहा है। तो इस तरह की इमर्सिव एक्सपीरियंस करके भी सप्लाई चेन जो टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स हैं ये इंट्रोड्यूस किए गए हैं गार्टनर के द्वारा। तो यहीं पर ये आपका चैप्टर खत्म होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर रिसेंट। The chapter is the recent developments in supply chain management. So we end up here. Thank you very much.